Hello everyone, come back to my channel Which Horticulturist. Today I will discuss or continue with the asparagus production technology which includes the marketing and plant health issues too regarding the grading, packaging and various plant health issues like diseases, disorders and insect pests. जैसे कि मैंने आपसे एस्पेरेगस की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी अपने पिछले लेक्चर में। अब मैं बताऊंगी कि किसान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखे और कैसे पहचान करें कि आपकी जो क्रॉप है, एस्पेरेगस की जो क्रॉप है, उसमें विभिन्न तरह की बीमारियां आई हैं और कैसे उन बीमारियों की रोकथाम करें। तो शुरू करते हैं ग्रेडिंग से। ग्रेडिंग: asparagus shoots are washed after harvesting then separated into grades based mainly on the size. सबसे पहले जैसे ही आप एस्पैरेगस के शूट्स को वॉश करेंगे हार्वेस्ट करने के बाद, तो उनकी ग्रेडिंग करेंगे साइज के अकॉर्डिंगली। ग्रेड्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में 5 तरह की हैं: वेरी स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और वेरी लार्ज। जो बहुत स्मॉल हैं उनकी जो लेंथ है लगभग लेस देन 12.7 सेंटीमीटर है, और जो आपकी स्मॉल है उसकी जो लेंथ है स्पीयर्स की या फिर आप बोलेंगे एस्पेरेगस की शूट्स की, वो 12.7 से 20.5 सेंटीमीटर है, और मीडियम की 20.5 से 28 सेंटीमीटर, लार्ज की 28 से 35.5 सेंटीमीटर और वेरी लार्ज की 35.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की लेंथ हो सकती है। देन स्टोरेज। स्टोरेज कैसे करनी है ताकि इसको इंजरी से बचाया जा सके, या फिर इसकी जो स्टोरेज है वो कैसे हम उसको ग्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। Spears are cooled as soon as possible after packing or just packed. During transit, it may be stored in a pre-cooled conditions, that is 7 to 8 degree Celsius temperature. ज़्यादातर अगर आपको स्टोरेज को लंबे टाइम के लिए करना है तो आप उनको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर स्फीयर्स को आप कोल्ड स्टोर में स्टोर कर सकते हैं 0 to 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे विथ relative humidity 95% for 2 to 3 weeks. Spears stored in a wet tissue paper may keep fresh and firm even after 13 to 16 days of storage. या फिर आपको स्टोरेज को प्रोलिफरेट करना है तो स्फीयर्स को आप एक वेट टिश्यू के पेपर में भी स्टोर कर सकते हैं लगभग 13 से 16 दिनों के लिए। रूम टेम्परेचर पे अगर आप स्पीयर्स को स्टोर कर रहे हैं तो वो टफ हो जाएंगे और जो उनकी मार्केट वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएंगी। मार्केटिंग: व्हेन प्रिपेयरिंग एस्पैरेगस फॉर मार्केट, स्पीयर शुड बी यूनिफॉर्म इन लेंथ। तो जैसे कि मैंने बात की थी कि आप की जो मार्केट वैल्यू है वो ग्रेडिंग पे डिपेंड करती है, तो एक प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली अपने जो आप एस्पैरेगस हैं उन स्पीयर्स को ग्रेड करिए। उनको एक बंच में टाई करिए, लगभग 500 से 1000 ग्राम का बंच बनाइए। लूज कार्टन्स में पैकेजिंग करिए। एस्पैरेगस loses edible quality rapidly and should be cooled as soon as possible. वही बात है कि एस्पैरेगस को, जैसे मैंने पहले बताया कि एस्पैरेगस को जितना हो सके उतने कम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है। बंचेस को अवॉइड करना है कि उनमें स्पीयर्स में कोई पीट मॉस ना हो, ताकि कार्टन में अगर वो ब्लॉट कर रहा है पेपर तो उससे आपके जो स्पीयर्स हैं या फिर जो शूट्स जिनको आप टेंडर शूट्स बोल रहे हैं वो खराब हो सकती हैं। पैकिंग का जो एक शेप है वो पिरामिड शेप रहती है, और लगभग एक कार्टन में 6.8 से 13.6 केजी तक आप पैकेजिंग कर सकते हैं बाय वेट। जैसे कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई भी ऐसी क्रॉप नहीं है जिसमें कोई डिसऑर्डर ना हो, तो इस क्रॉप में भी, एस्पैरेगस की क्रॉप में भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जिनकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने कैसे उनकी पहचान करनी है कि आपकी क्रॉप में कोई डिसऑर्डर है। पहला, elongation and tip bending. Asparagus will continue to grow and elongate after harvest if not cooled. Tip bending occurs as a response to gravity. Tip bending generally gravity का response रहता है। स्पीयर टफनिंग, स्पीयर्स में जो उसके टिश्यूज है लिग्निफिकेशन या फिर फाइबर्स की डेवलपमेंट हो सकती है अगर उनको हम स्टोर कर रहे हैं लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। देन फेदरिंग, एक्सपेंशन एंड ओपनिंग ऑफ द टिप्स, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या फिर आप कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है एस्पैरेगस का। हॉलो स्टेम, हॉलो स्टेम जनरली जो रहता है कि जितने भी आपके यंग स्पीयर्स हैं
उनमें प्रॉब्लम आ सकती है कि वो रैपिड उनकी ग्रोथ लग जाए होने, और जो स्पीयर्स की स्टेम है वो हॉलो हो, मतलब वो टेंडर ना रहे। तो ये मेनली सीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वार्म और वेट वेदर सीजन। तो मॉडरेट टेम्परेचर इस क्रॉप के लिए होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी क्रॉप में लो इंसिडेंस हो हॉलो स्टेम। देन चिलिंग इंजरी, क्रॉप जो है बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है। अगर इसको 10 दिनों तक आप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि ग्लॉसीनेस और ग्रेइंग हो जाएगी टिप्स की, विल्टिंग अपीयरेंस रहेगी, मतलब जो प्लांट है वो विल्ट हो जाएगा, उसमें वाटर सोक्ड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देन फ्रीजिंग इंजरी, वाटर सोक्ड अपीयरेंस लीडिंग टू एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग विल रिजल्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ -0.6 डिग्री सेल्सियस और लोअर। मतलब इतने कम टेम्परेचर पे वाटर सोक्ड अपीयरेंस देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो टिश्यूज हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, जो आपका स्पीयर है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। देन अबाउट सम डिजीजेज एंड पेस्ट। फर्स्ट वन, क्राउन रॉट एंड रूट रॉट। जैसे नाम से ही क्लियर है, क्राउन रॉट और रूट रॉट मीन्स कि रूट्स की रॉटिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी जब आपके जो स्पीयर्स हैं लगभग 4 से 7 साल तक, सॉरी जो आपकी क्रॉप है उसके जो क्राउन्स हैं जिनको आप स्टोरेज ऑर्गन्स की तरह ले रहे हैं, तो वो 4 से 7 साल तक का जब उसी क्रॉप को आप कॉन्टिन्यूटी में ले रहे हैं, तो आपके जो क्राउन है, एस्पेरेगस का जो क्राउन है उस पर प्रॉब्लम आ सकती है क्राउन रॉट की। Then, if asparagus plants are infected with this particular disease, you have to control that with the certified crowns। जैसे कि मैंने बात कही, 4 से 7 साल तक का अगर क्राउन हो जाता है तो उसके हम डिस्कार्ड कर देंगे, या फिर क्राउन्स को प्रॉपरली ट्रीट करेंगे। Then, do not plant asparagus in a soil in which asparagus have been grown in the last 5 years. So, सर्कोस्पोरा ब्लाइट। सर्कोस्पोरा ब्लाइट का सिम्टम जो है आप क्लियरली स्फीयर्स में या टेंडर शूट्स में देख सकते हैं, लीव्स में देख सकते हैं कि कैसे रेडिश ब्राउन कलर की स्पॉटिंग देखने को मिल रही है नीडल्स में और ब्रांचेस में। इसकी वजह से जो नीडल्स होंगी, या फिर आप बोल सकते हैं जो मैच्योर फर्न होगी, वो फॉल डाउन कर जाएगी। देयरफॉर ब्राउनिंग हो जाएगी नीडल्स की। जो स्पीयर्स रहते हैं वो आपके प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, या टेंडर शूट्स जो हैं वो उनकी डेवलपमेंट सीज हो जाएगी। देयर आफ्टर डिजीजेज अकर्स एट अ वेरी हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर जो है फेवरेबल है सर्कोस्पोरा एस्पेरेजी के लिए डेवलपमेंट के लिए। कंट्रोल है कि प्रॉपर स्पेसिंग हो, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो, या फिर बहुत सारे इंटीग्रेटेड कल्चरल प्रैक्टिसेस आप फॉलो करिए इस क्रॉप की को सर्कोस्पोरा ब्लाइट से सेव करने के लिए। देन सॉफ्ट रॉट में जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जितने भी आपके हार्वेस्टेड एस्पैरेगस होंगे वो बैक्टीरियल की वजह से सॉफ्ट रॉटनिंग उनमें हो जाएगी। इसके मैनेजमेंट ये है कि हमने जब आप स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं तो अवॉइड करना है कोई भी इंजरी ना हो प्लांट में, या फिर जो आपके हार्वेस्टेड स्पीशीज हैं उनमें कोई भी इंजरी ना हो। प्रॉपर वॉशिंग करनी है वाटर से, या फिर हाइड्रोकूलिंग करनी है। रस्ट में पॉस्ट्यूल्स, आप बोल सकते हैं कि ब्राउन कलर के पॉस्ट्यूल्स स्ट्रक्चर्स आपको अपने स्टेम पे देखने को मिलेंगे, जो कि पक्सीनिया एस्पेरेजाई की वजह से हो सकते हैं, या फिर रूट्स में भी रस्टी पॉस्ट्यूल्स हो सकते हैं। रस्ट से अगर अपनी क्रॉप को बचाना है तो आपको रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज को यूज करना है। देन अबाउट सम पेस्ट, एस्पेरेगस बीटल। एस्पेरेगस बीटल जनरली स्पीयर्स और फर्न्स पे अटैक करता है। इसकी कंट्रोल मैनेजमेंट यही है कि आप कार्बेरिल 0.1% के यूज कीजिए, और आर्मी वॉर्म जो है यंग फर्न्स को अफेक्ट करता है। डेल्टा मेथरिन और कार्बेरिल यूज कर सकते हैं इसके कंट्रोल के लिए। देयर आफ्टर यूरोपियन एस्पेरेगस एफिड। ये एफिड्स जो हैं एक डस्टी अपीयरेंस देते हैं, लाइक जो नीडल्स हैं, जो आपके स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो पूरी की पूरी ब्लू ग्रीन कलर से ढक जाएंगी, जो कि आपके एफिड्स रहते हैं। तो एफिड्स का कंट्रोल कर सकते हैं हम मेलाथियोन से 0.05%। देन एस्पेरेगस फ्लाई जो है वो टेंडर पोर्शन को इफेक्ट करती है, और मोनोक्रोटोफॉस @ 2 ml पर लीटर हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल के लिए।
आफ्टर दैट सीड प्रोडक्शन में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो सीड प्रोडक्शन के लिए हमें ध्यान में रखने होंगे। जैसे कि स्पीयर्स को जब भी आप हार्वेस्ट करें तो अवॉइड करें कि उसका जो स्टोरेज है वो लंबे टाइम टाइम तक हो। देन कीप हनी बीज इन द फील्ड टू इंश्योर गुड पॉलिनेशन। जैसे कि इंसेक्ट पॉलिनेटर्स की मैंने बात की थी, तो हनी बीज जो है पॉलिनेटर एजेंट है। कंट्रोल द एस्पैरागस बिटल, बिटल को कंट्रोल करना है, अदरवाइज वो उसके सीड को हार्म करेगा। देन लो जर्मिनेशन, वेरी बिग प्रॉब्लम इन एस्पैरागस सीड्स। जितने भी रेड राइप बेरीज हैं उनमें लगभग 6 सीड्स पाए जाते हैं, और जो सीड्स हैं वो आपके ब्लैक कलर के रहते हैं। तो आपने अवॉइड करना है कि लो जर्मिनेशन ना हो। जितने भी मैच्योर्ड ब्रॉन्ज कलर की बेरीज हैं उनको आपने हार्वेस्ट करना है। स्पेसिंग जो है 120 सेंटीमीटर रो टू रो और 50 से 60 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट रिकमेंड करते हैं सीड प्रोडक्शन के लिए। प्लांटेशन 4 से 8 साल के जो ओल्ड प्लांटेशन है उसको यूज करना है अगर आपको बेस्ट सीड प्रोडक्शन की तरफ जाना है। हार्वेस्ट करना है रेड राइप बेरीज को, और हार्वेस्ट करने के बाद उनकी स्किन और पल्प को स्किन में सन में ड्राई करना है। और जिसकी वजह से क्या होगा कि सीड जो प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल हार्डी नेचर का होगा और आपका बिल्कुल सही रहेगा। सीड प्रोडक्शन जो है बेटर है और फास्ट है ग्लास हाउस के अंदर एज कम्पेयर टू आपकी ओपन फील्ड कंडीशंस में। देर आफ्टर कुछ सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि जनरल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम फाउंडेशन डिस्टेंस और सर्टिफाइड डिस्टेंस कितना रहना चाहिए। वेराइटीज के लिए तो 500 और 300 तक रहना चाहिए, अगर सेम वेराइटीज हैं तब भी इतना ही डिस्टेंस रहना चाहिए। तो कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं ऑफ टाइप्स के लिए, जैसे कि 0.10% फाउंडेशन सीड के लिए और सर्टिफाइड सीड के लिए 0.20%। सीड स्टैंडर्ड्स हैं प्योर सीड परसेंटेज जर्मिनेशन 96% फॉर फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड के लिए 96%। इनर्ट मैटर की प्रेजेंस जो है 4%, अदर क्रॉप्स का जो सीड है वो 5%, वीट सीड्स लगभग 5%, जर्मिनेशन 70%, मॉइस्चर परसेंटेज 8%, वेपर प्रूफ कंटेनर्स में जो मॉइस्चर परसेंटेज है दैट शुड बी 6%। तो ये कुछ सीड स्टैंडर्ड्स हैं एस्पैरागस के सीड प्रोडक्शन।